Hello everyone, I am Mudassir Hamid welcoming you to my YouTube channel Radiance Biology Classes। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई लेक्चर से कई दिनों से हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला सीरीज चल रहा है। इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले सीरीज में हमने अभी तक ब्लास्टोसिस्ट तक देखा है, व्हाट हैपेंस एंड व्हाट हैज हैपेंड। ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट उसके बाद यूट्राइन एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो गया एंड ऑल दैट। ब्लास्टोसिस्ट में इम्प्लांटेशन के बाद कुछ चेंजेस हुई थी और जो एम्ब्रियोनल नॉब है, इनर सेल मास है, इनर सेल मास के सेल्स दो लेयर्स में डिफरेंशिएट हो चुके थे। ऊपर वाले लेयर को हमने कहा था एपिब्लास्ट एंड नीचे वाले लेयर को हमने कहा था हाइपोब्लास्ट। कहने का मतलब ये है कि a disc-like structure was formed. That disc-like structure is known as bilaminar embryonic disc. उस bilaminar embryonic disc में ऊपर वाला जो लेयर ऑफ सेल्स था that was epiblast and नीचे वाला जो सेल्स का लेयर था that was hypoblast. You can see that in the diagram. आप डायग्राम में देख सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट हो चुका है एंड इस ब्लास्टोसिस्ट में अंदर एक डिस्क ऑफ सेल्स बना है। दिस डिस्क ऑफ सेल्स इज नोन एज बाइलैमिनर डिस्क। बाइलैमिनर डिस्क में ऊपर की तरफ माने यूट्राइन एंडोमेट्रियम की तरफ जो रेड वाला लेयर ऑफ सेल्स है दैट इज एपिब्लास्ट एंड नीचे की तरफ द ब्लैक लेयर ऑफ सेल्स दैट इज हाइपोब्लास्ट, राइट? सो बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क in the blastocyst has been formed and this blastocyst has implanted in the uterine endometrium. अब आगे क्या होगा that we will discuss in our today's video tutorial, right? तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस की और गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस से काफी सारी बातों के बारे में, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस से रिलेटेड काफी सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट? गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या है? सिंपल सी बात है, जो बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क है ये बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। मतलब अ प्रोसेस इन विच अ बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, आपको पता है बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में क्या था? एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ऐसा प्रोसेस जिसमें बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कंसिस्टिंग ऑफ एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट वो कन्वर्ट होगा इनटू अ ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। उस ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ formation of a trilaminar embryonic disc from the bilaminar embryonic disc is known as gastrulation. यही गैस्ट्रुलेशन कैसे होगा हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक दैट इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में सबसे पहले जो हमने ब्लास्टोसिस्ट दिखाया है दैट हैज बीन इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, तो गैस्ट्रुलेशन में सबसे पहले क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन में सबसे पहले होगा जो ये एपिब्लास्ट है, एपिब्लास्ट डिलैमिनेट होगा हाइपोब्लास्ट से। कहने का मतलब ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट से थोड़ा सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एमनियोटिक सैक या आप इसको एमनियोटिक कैविटी बोल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इस एमनियोटिक सैक के रूफ पे मतलब जस्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट के नीचे कुछ सेल्स जनरेट होंगी, कुछ सेल्स पैदा होंगी। These cells are known as embryonic cells. कहां से आएंगी ये embryonic cells? Obviously they are derived from the epiblast. Embryonic cells derived from epiblast. हाँ जी, तो मैंने क्या कहा? एपिब्लास्ट लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट से डिलैमिनेट होगा, अलग होगा। अलग होने से साइटोट्रोफोब्लास्ट और एपिब्लास्ट के बीच में एक कैविटी बना। दिस कैविटी इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी और एमनियोटिक सैक। प्लस इस एमनियोटिक सैक के रूफ पे एम्नियोजेनिक सेल्स बने। एम्नियोजेनिक सेल्स जनरेट हुए,
प्रोड्यूस हुए फ्रॉम द एपिब्लास्ट लेयर। तो मतलब साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद लेयर ऑफ एम्नियोजेनिक सेल्स होगा, देन दिस कैविटी, द कैविटी इज नोन एज एम्नियोटिक कैविटी और एम्नियोटिक सैक, उसके बाद आएगा हमारा एपिब्लास्ट, देन हाइपोब्लास्ट, राइट। इस एम्नियोटिक सैक के अंदर कुछ फ्लूइड जमा होगा, दिस फ्लूइड विल बी नेम्ड एज द एम्नियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, हाँ जी। तो सैक बना which will be consisting of the amniotic fluids। इस सैक के बाद एपिब्लास्ट, देन हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट लेयर के सेल्स थोड़ा सा डिवाइड होके, थोड़ा सा डिफरेंशिएट होके पूरे एपिब्लास्ट के अंदर लाइनिंग बनाएंगे एंड a structure is formed. This structure is known as primary yolk sac। हाँ जी, यहाँ पर एक बात मेंशन करनी जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैमल्स में लेटर स्टेजेस में ये yolk sac डिजेनरेट हो जाएगा ऑलमोस्ट एंड विल रिमेन देयर इन द फॉर्म ऑफ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। क्यों? क्योंकि मैमल्स के एग्स में, मैमल्स में yolk नहीं होता। yolk इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, yolk होगा नहीं तो yolk sac की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बर्ड्स, reptiles, prototherian mammals, उनमें ये yolk sac intact रहेगा and this yolk sac will store a good amount of nutritive material, that is the yolk, for the developing embryo। but mammals में ये कुछ टाइम के बाद डिजेनरेट होगा। एक और बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, this gastrulation is started it is started during the 3rd week of the pregnancy, right। तो प्राइमरी yolk sac बनेगा, प्राइमरी yolk sac मैमल्स में बाद में डिजेनरेट हो जाएगा, कुछ टाइम तक रहेगा। बाद में इसका एक और काम रहेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, बट इट विल नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन। व्हाई? बिकॉज न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायो इज प्रोवाइडेड बाय द प्लेसेंटा थ्रू द मैटरनल ब्लड। हाँ जी, देन थोड़ा सा और इसमें डिफरेंशिएशन होगा, थोड़ा सा और चेंजेस आएंगी। क्या चेंजेस आएंगी? इस एपिब्लास्ट में एक छोटा सा ग्रूव पैदा होगा, द ग्रूव इज नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रिक। और हाइपोब्लास्ट सेल्स थोड़ा सा और अच्छे से जनरेट होके, अच्छे से अरेंज होके प्राइमरी yolk sac को अच्छा सा बड़ा सा बनाएंगे। प्लस एमनियन अच्छे से डिफरेंशिएट होगा, एमनियोटिक कैविटी अच्छे से पूरी तरह से डिफरेंशिएट होगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इस पूरे स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में एक mesodermal tissue जनरेट होगा। That mesodermal tissue is known as extra embryonic mesoderm। Very important layer, very important mass of cells। Extra embryonic layer कहाँ से जनरेट होगा? It is believed that this extra embryonic layer generates from hypoblast, but trophoblast origin is also plausible। मतलब कहने का ये है, बोला जाता है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ये हाइपोब्लास्ट सेल से, हाइपोब्लास्ट लेयर से जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा। लेकिन some researchers also believe that cytotrophoblast also contributes in the formation of extra embryonic mesoderm, right। तो ये जो एम्ब्रायो हमारा बन रहा है, इसके ऊपर एक एमनियोटिक सैक है एंड नीचे एपिब्लास्ट, फिर हाइपोब्लास्ट, देन प्राइमरी yolk sac। इसके सराउंडिंग में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बना। This extra embryonic mesoderm is believed to be generated, produced from the hypoblast cells, and trophoblast, cytotrophoblast cells may also contribute in the formation of this extra embryonic mesoderm। अब देखिए ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्या करेगा? थोड़ा सा और डेवलपमेंट होगा तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बीच में स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने से सेंटर में एक कैविटी बना। दिस कैविटी इज नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। मैं फिर से रिपीट करूंगा, दो चीजें हो रही है। एक तो एपिब्लास्ट में, एक एपिब्लास्ट लेयर में एक छोटा सा ग्रूव बन रहा है, द ग्रूव इज नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रिक, राइट। प्लस जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बना था
that extra embryonic mesoderm which was formed by hypoblast and cytotrophoblast. इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में सेंटर में स्प्लिटिंग हुआ, ब्रेक हुआ और एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बना। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनने से ये पूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दो लेयर्स में डिवाइड होगा। आप देख सकते हैं, एक वो वाला लेयर जो प्राइमरी योक सैक को सराउंड करेगा, दिस लेयर इज नोन एज स्प्लैंक्नोप्लेरिक मेसोडर्म, और एक वो वाला लेयर जो साइटोट्रोफ एम्ब्रियोजेनिक सेल्स के ऊपर भी होगा, दिस वन इज नोन एज सोमैटोप्लेरिक मेसोडर्म। तो कुल मिला के बात ये है यहां तक, एक तो एपिब्लास्ट लेयर में प्रिमिटिव स्ट्रीक भी बना, प्लस एपिब्लास्ट लेयर में प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने के साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो कि ओरिजिनेट हुआ था हाइपोब्लास्ट से प्लस साइटोट्रोफोब्लास्ट से, उसका स्प्लिटिंग होगा बीच में और एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी बना विच इज नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ये दो चीजें होंगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनने से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दो लेयर्स में डिफरेंशिएट होगा। इनर लेयर which is surrounding this primary yolk sac, it is known as planktinopleric mesoderm. Outer layer which is just inner to the cytotrophoblast, it is known as somatopleric mesoderm. Right? हाँ जी। अब देखिए मैं एक और छोटा सा डायग्राम यहां पर बनाना चाहूंगा। Let us draw that diagram here. जी, अगर मैं इस एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट लेयर को, इस डिस्क को ऊपर से दिखाऊंगा, आई विल शो यू लाइक दिस। ये मान लीजिए आप, दिस इज द बायोलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये बायोलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में ग्रूव बना, the groove is known as primitive streak. तो ये रहा एपिब्लास्ट लेयर, क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रीक एपिब्लास्ट लेयर नहीं बनेगा, राइट। और एपिब्लास्ट लेयर के नीचे ये रहा हमारा हाइपोब्लास्ट लेयर। ये रहा हाइपोब्लास्ट, ब्लैक वन इज हाइपोब्लास्ट एंड ब्लू वन इज एपिब्लास्ट। ये चीज जो बनी एपिब्लास्ट में, दिस इज द प्रिमिटिव ग्रूव, सॉरी प्रिमिटिव स्ट्रीक। ओके, और प्रिमिटिव स्ट्रीक के आगे एक पिट जैसा होगा, द पिट इज नोन एज प्रिमिटिव पिट। ये प्रिमिटिव पिट और प्रिमिटिव स्ट्रीक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड इट ऑकर्स ड्यूरिंग द 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यहां पर मैंने प्रिमिटिव स्ट्रीक दिखाना चाहा लेकिन अच्छे से यहां पर दिखा नहीं पाया। अब मैंने जब 3 डायमेंशनल वेव दिखाया आपको बायोलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क का, आपको अच्छे से दिखेगा प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसा होगा। ठीक है जी। दिस प्रिमिटिव पिट या प्रिमिटिव पिट जो है, इट सिग्निफाइज द सिफेलिक एंड ऑफ द एम्ब्रायो। सिफेलिक एंड बोले तो हेड वाला रीजन, मतलब ये एक्सिस बनेगा यहां से यहां तक, जो एक्सिस है उस एक्सिस का हेड वाला पार्ट दैट इज सिग्निफाइड बाय द प्रिमिटिव पिट, एंड पीछे वाला पार्ट जो है इट विल बी द कॉर्डल
cephalic end towards the primitive pit and caudal end towards the start of the primitive streak. ये है primitive streak. And formation of primitive streak signifies the start of the gastrulation. It occurs during the third week of the pregnancy. मतलब मैंने आपको ये वाला डायग्राम यहाँ पर दिखाया है. इस बाइलैमिनर डिस्क के ऊपर amniotic sac बना है. That amniotic sac is already filled with amniotic fluid. और इसके नीचे बना है what? इसके नीचे बना है प्राइमरी yolk sac और सबके बाहर एक extra embryonic mesoderm है which later splits into somatoplearic mesoderm and somatoplearic mesoderm and gives rise to extra embryonic coelom. अब देखिए अब क्या होगा. मैंने कहा इसी प्रिमिटिव ग्रूव के थ्रू, इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू एपिब्लास्ट के सेल्स निकलेंगे और वो एपिब्लास्ट सेल्स हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस करके बीच में आ जाएंगे. I will try to show it in this diagram. Look here. यहां देखिए आप, सेम डायग्राम में ड्रॉ करूंगा. ये रहा हमारा प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड प्रिमिटिव पिट एंड दिस इज द एपिब्लास्ट लेयर. तो मैंने क्या कहा, जो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बना, इट इज जस्ट अ गैप लाइक स्ट्रक्चर इन द एपिब्लास्ट. इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के नीचे एपिब्लास्ट के सेल्स मूव करेंगे लाइक दिस. दोनों साइड से एपिब्लास्ट सेल्स मूव करेंगे एंड दे विल एंटर बीनीथ दिस एपिब्लास्ट. व्हाट हैपेंस देन, जो हाइपोब्लास्ट था, हाइपोब्लास्ट विल बी रिप्लेस्ड. हाइपोब्लास्ट को नीचे की तरफ धक्का लगेगा. ये रहा हाइपोब्लास्ट. हाइपोब्लास्ट इज डिस्प्लेस्ड. हाइपोब्लास्ट के डिस्प्लेस होने से यहां पर जस्ट हाइपोब्लास्ट के ऊपर एक और लेयर ऑफ सेल्स बना. हाँ जी, ये सेल्स कहां से आए? दीज सेल्स डिटैच फ्रॉम एपिब्लास्ट. एपिब्लास्ट से डिटैच होने के बाद वो एपिब्लास्ट के नीचे मूव कर दिए. किसकी वजह से? प्रिमिटिव स्ट्रीक. प्रिमिटिव स्ट्रीक छोटा सा गैप बना. इस गैप ने क्या किया, इस गैप ने जो एपिब्लास्ट के सेल्स हैं उनको अलाउ किया एपिब्लास्ट के नीचे जाने के लिए. अब एपिब्लास्ट के नीचे गए तो एपिब्लास्ट के नीचे हाइपोब्लास्ट ऑलरेडी था. हाइपोब्लास्ट को पुश मिलेगा, वो थोड़ा नीचे आ जाएगा और बीच में आएंगे एपिब्लास्ट के सेल्स. ये एपिब्लास्ट के सेल्स जिन्होंने हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस किया, these epiblast cells which displaced the hypoblast will give rise to the endoderm. तो बन गया एंडोडर्म. और कुछ एपिब्लास्ट सेल्स, some epiblast cells remain there. वो रेड मार्कर था. Some epiblast cells will remain there. ये लीजिए, कुछ एपिब्लास्ट सेल्स वहां पर ही रहेंगे क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रीक से एपिब्लास्ट के सेल डिटैच होकर नीचे आ रहे हैं. उनमें से कुछ सेल्स ने हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस किया और हाइपोब्लास्ट की जगह ले ली. जिन सेल्स ने हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस किया, हाइपोब्लास्ट की जगह ले ली, ये देखिए आप, हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस करके हाइपोब्लास्ट की जगह ले ली, उस लेयर को हम बोलेंगे, उस लेयर ऑफ सेल्स को हम बोलेंगे एंडोडर्म. और जो सेल्स अब न्यूली फॉर्म्ड एंडोडर्म, दिस इज द न्यूली फॉर्म्ड एंडोडर्म, और एपिब्लास्ट के बीच में रहेंगे, दे विल
give rise to the mesoderm. ध्यान रहे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और इस मेसोडर्म में फर्क है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को स्प्लैंक्नोप्लेरिक मेसोडर्म और सोमाटोप्लेरिक मेसोडर्म बनाना है, लेकिन ये वो वाला मेसोडर्म है which forms the part of the gastrula, which forms the part of the trilaminar disc, which forms the part of the embryo. Is it okay? मैंने फिर से बोलना है, मैंने क्या कहा, प्रिमिटिव स्ट्रीक बना, प्रिमिटिव स्ट्रीक का आगे वाला हिस्सा प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव पिट, it signifies the head portion of the embryo, and पीछे वाला part it signifies the tail portion of the embryo, right? होगा क्या, एपिब्लास्ट के सेल्स डिटैच हो जाएंगे और वो इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक के नीचे, इससे नीचे एपिब्लास्ट के बीनीथ आ जाएंगे, एपिब्लास्ट के नीचे आ जाएंगे। दिस मूवमेंट ऑफ सेल्स, कौन से सेल्स, एपिब्लास्ट सेल्स का मूवमेंट, किसके नीचे जाना, एपिब्लास्ट लेयर के ही नीचे जाना, ताकि हाइपोब्लास्ट डिस्प्लेस हो जाए। दिस मूवमेंट ऑफ द एपिब्लास्ट सेल्स थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक टू डिस्प्लेस द हाइपोब्लास्ट is known as invagination. Invagination से क्या हुआ, epiblast cells they will displace the hypoblast and result in the formation of endoderm. फिर some cells of the epiblast जो कि epiblast layer के नीचे आ चुके हैं, between the newly formed endoderm and the epiblast they result in the formation of mesoderm. बाकी जो epiblast में बचे cells they will result in the formation of ectoderm. आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहां पर भी मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये देखिए आप, हाँ जी, मूवमेंट ऑफ एपिब्लास्ट सेल्स इज ऑकरिंग, किसके थ्रू, प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू। एपिब्लास्ट के सेल्स डिटैच हो रहे हैं, वो प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू नीचे आ रहे हैं, नीचे आने के बाद वो हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस कर दिए, हाइपोब्लास्ट की जगह ले ली, दैट लेयर ऑफ सेल्स विच displaced the hypoblast is known as the endoderm. Some cells will remain between the newly formed endoderm and the epiblast, and those cells result in the formation of mesoderm. And the remaining cells in the epiblast, they will give rise to ectoderm. ये बन गया हमारा trilaminar disc. This process of conversion of bilaminar disc, जिसमें सिर्फ epiblast और hypoblast था, into the trilaminar disc consisting of ectoderm and mesoderm and endoderm. This process is known as gastrulation, और एम्ब्रायो को हम इस स्टेज पे गैस्ट्रुला बोलेंगे। गैस्ट्रुला बनने तक एमनियोटिक कैविटी बड़ी हो चुकी होगी, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड काफी सारा जमा हो गया है, योक सैक रिड्यूस हो चुका है, राइट, एंड देन एमनियन विल बी फॉर्म्ड। एमनियन बनने के लिए क्या काम होगा, एक तो ये एमनियोटिक सैक का लेयर, और बाहर जो है, बाहर क्या है, सोमाटोप्लेरिक मेसोडर्म, सोमाटोप्लेरिक मेसोडर्म प्लस amniotic layer, they will result in the formation of covering. The covering is known as amnion. Similarly, primary yolk sac का layer and splanchnopleric mesoderm, these two will take part in the formation of yolk sac, and cytotrophoblast plus this somatopleric mesoderm, these two will result in the formation of chorion. तो chorion, amnion, yolk sac और चौथा वाला लेयर है दैट इज एलेंट्रॉइस, वो यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगा, दैट एलेंट्रॉइस विल बी फॉर्म्ड। जो प्राइमरी yolk sac बनेगा, प्राइमरी yolk sac रिड्यूस होके गट बन गया, गट से एक आउट पॉकेटिंग निकलेगी, प्रिमिटिव गट जो होगा एम्ब्रायो में, जो गट बनने वाला है वो यहाँ पर ही बनेगा, उस गट से एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी, दैट आउटग्रोथ विल बी नेम्ड एज द एलेंट्रॉइस, राइट। तो मैंने दो चीजें बताई, एक तो गैस्ट्रुला बना, ट्राइलैमिनर डिस्क बना कंसिस्टिंग ऑफ 3 germ layers, प्लस मैंने दो चीजें और बताई, कोरियन, एमनियन एंड yolk sac प्लस एलेंट्रॉइस। ये 4 layers जो हैं, these are the extra embryonic membranes. These extra embryonic membranes will do different functions in this developing embryo, right? तो क्या सीखा हमने, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक इन द एपिब्लास्ट लेयर, राइट। दिस
Primitive streak allows the epiblast cells to go beneath it, displace the hypoblast, and result in the formation of endoderm. Some cells will remain between the newly formed endoderm and the epiblast. Those cells will result in the formation of mesoderm, and the remaining cells of the epiblast will take part in the formation of the ectoderm. तो पहले कौन सा germ layer बनेगा? शाबाश, पहले germ layer जो बनेगा that will be the endoderm. फिर mesoderm and लास्ट में ectoderm बनने वाला है. ये तीन germ layers काफी सारी चीजें बनाते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे. Let me rub it. हाँ जी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्टोडर्म की बात करेंगे जो सबसे लास्ट में बनेगा, एक्टोडर्म से फीटस में कौन कौन सा ऑर्गन बनेगा? एक्टोडर्म विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आईज. Ectoderm will result in the formation of epidermis of the skin. Central nervous system, peripheral nervous system, eyes, internal ears, many connective tissues of the head and cutaneous glands. Many connective tissues of the head. And skin glands, cutaneous glands, etc. These are some of the organs of the fetus which are formed by the ectoderm, the last formed layer in the gastrulation process. Then comes mesoderm. Mesoderm layer. It will result in the formation of most of the connective tissues. लेकिन हेड वाले कनेक्टिव टिश्यूज नहीं, बिकॉज हेड वाले कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं एक्टोडर्म से. मोस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज, नॉट ओनली देम, मस्कुलर टिश्यू, देन आप याद रखेंगे लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, डक्ट्स ऑफ ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स. Lining of the blood vessels. हाँ जी, excretory and reproductive systems. Excretory and reproductive systems. And coelomic epithelium. Coelomic epithelium. These are some of the important organs and tissues which originate from the mesoderm. Then comes the last one, that is endoderm. Last one माने यहाँ पर last one, but गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में सबसे पहले एंडोडर्म ही बनेगा. अभी हमने बताया आपको. हाँ जी, एंडोडर्म. This endoderm will result in the formation of epithelial lining of respiratory tracts and digestive tracts. Epithelial lining of respiratory tracts. And epithelial lining of digestive tracts.
It also results in the formation of gastric glands, liver, pancreas, urinary bladder, etc. Gastric glands, liver, pancreas, urinary bladder, etc. So these are the three these are the derivatives of the endoderm. Endoderm is one of the three germ layers that are formed during the process of gastrulation. अभी हमने देखा एंडोडर्म इज द फर्स्ट लेयर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन. एंडोडर्म से क्या डेरिवेटिव्स निकलते हैं, कुछ कुछ ऑर्गन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए. इसमें हमको कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे. मे बी उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में. क्या? Summary of developmental stages in humans. Summary of developmental stages. Summary of developmental stages. क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है we will write here summary of developmental stages in humans. सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, आफ्टर 1 month of pregnancy embryo's heart is formed. Heart formed after approximately 1 month of pregnancy. Right. Second one आप लिखेंगे, by the end of the second month limbs and digits develop. By the end of the second month of pregnancy, limbs and digits develop. Right. Then third point, by the end of the 12 weeks, that is 3 months, most of the major organs are formed. By the end of 3 months, क्योंकि टोटल 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, 3 महीना मतलब ट्राइमेस्टर. तो पहला ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद, by the end of the 3 months, or you can say by the end of the first trimester, or you can say by the end of the 12 weeks, most of the organs are formed. Most of the organs are formed. Right. The first movement of the fetus and the appearance of hair on head are observed during the 5th month. First movement of fetus. And hair on head appear during 5th month of pregnancy. Right. And the last one is by the end of the 24 weeks, that is second trimester, body is covered with fine hairs, eyelids separate and eyelashes are formed. At the end of the second trimester, by the end of the second trimester, end of second trimester, second trimester by the end of the 6 months or by the end of 24 weeks, eyelashes and fine hairs on the body are formed.
eyelids also separate. And आपको पता ही है, by the end of the 9 months, the complete development has taken place, and by the end of the 9 months, the baby is delivered out during the process of parturition. Parturition process में काफी सारे hormones help करेंगे, muscles help करेंगे. We will see those events occurring in parturition process in our forthcoming videos. Right? तो ये थी कहानी गैस्ट्रुलेशन की. गैस्ट्रुलेशन में हमने क्या सीखा? Conversion of a bilaminar embryonic disc into a trilaminar embryonic disc consisting of ectoderm, mesoderm and endoderm are formed. प्लस हमने देखा कि ectoderm, mesoderm और endoderm कौन कौन से डेरिवेटिव्स फीटस की बॉडी में बनाते हैं, एंड little bit of summary of developmental stages in the humans. अभी अभी आपने गौर किया होगा, मैंने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में बात की थी. Let us discuss about those extra embryonic membranes very briefly. हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था? Let us talk a little bit about extra embryonic membranes. तो भाई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ह्यूमन एम्ब्रियो के सराउंडिंग में 4 होते हैं. वन ऑफ देम इज एम्नियन. ओके, तो एम्नियन के बारे में मैं क्या बताऊं? मैं बता ही चुका हूं. आई विल टेल यू फर्दर. इट इज द इनरमोस्ट फोल्ड ऑफ सोमाटोप्लेयर. इनरमोस्ट फोल्ड of somatoplear. अब आप बोलोगे सर ये क्या है सोमाटोप्लेयर? मैंने पहले ही आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म था वो स्प्लिट हो गया इनटू 2 लेयर्स. बीच में एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बना. वो 2 लेयर्स में से बाहर वाला लेयर जो था, बाहर वाला लेयर, दिस दैट बाहर वाला लेयर इज द सोमाटोप्लेयर एपिजोडर्म और सिंपली सोमाटोप्लेयर. और अंदर वाला लेयर जो योक सैक को सराउंड करेगा, दैट इज स्प्लैंक्नोप्लेयर. तो मैंने कहा इट इज द इनरमोस्ट फोल्ड ऑफ सोमाटोप्लेयर इन विच द मेसोडर्मिक लेयर इज आउटर एंड द एक्टोडर्मिक लेयर इज इनर. ध्यान से सुनिएगा. mesodermic layer is outer, is on outer side, and ectodermic layer on inner side. अब ये क्या सीन है? सोमाटोप्लेयर है. सोमाटोप्लेयर क्या है? इट इज द मेसोडर्मिक लेयर. तो बाहर मेसोडर्मिक लेयर और अंदर ये एम्नियोजेनिक लेयर था. एम्नियोजेनिक लेयर एक्चुअली एपिब्लास्ट से जनरेट हुआ है. हाँ, एम्नियोजेनिक सेल्स एपिब्लास्ट से जनरेट हुए हैं, एंड एपिब्लास्ट लेटर बचे कुचे सेल्स एपिब्लास्ट के एक्टोडर्म बनाते हैं. तो वही हमने लिखा, ये पूरा का पूरा, दिस होल लेयर, यही तो है एम्नियन. एम्नियन में बाहर से सोमैटोप्लेरिक मेसोडर्म एंड अंदर से एम्नियोजेनिक लेयर विच इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ एपिब्लास्ट लेयर, एंड एपिब्लास्ट इज द फ्यूचर एक्टोडर्म. राइट? दैट इज व्हाई मैंने यहां पर लिखा इनर साइड में एक्टोडर्मिक लेयर और आउटर साइड में मेसोडर्मिक लेयर. एम्नियन बनने के बाद अंदर एम्नियोटिक फ्लूइड आ गया. ये एम्नियोटिक फ्लूइड प्लस द होल एम्नियन, द होल एम्नियोटिक कैविटी, ये पूरे एम्ब्रायो को सराउंड करेगा और एम्ब्रायो को शॉक्स एंड डेसिकेशन से बचाएगा. एम्नियन प्लस दिस एम्नियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द fetus, developing fetus from mechanical shocks and injuries. तो आप बोल सकते हो इस fetus के लिए ये एक्ट करेगा as a shock absorber. It acts like a cushion. ये fetus को desiccation से बचाएगा. Right? Then comes the next one, that is yolk sac. Yolk sac humans में
रिड्यूस होके वेस्टीज की शक्ल में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। छोटा सा योग सैक रूडिमेंट्री रहता है, बट प्रोटोथीरियन मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स उनमें योग सैक अच्छा खासा होता है। दैट योग सैक स्टोर्स द योग। तो सेकंड वन हियर इज योग सैक। योग सैक के बारे में लिखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय स्प्लैंक्नोप्लियर। It is formed by splanchnoplear. Formed by splanchnoplear. So let's come to the diagram. Splanchnoplear कौन सा है? Just outside the primary yolk sac is the splanchnoplear. ये भी mesoderm का ही लेयर है, splanchnoplearic mesoderm इसका बना है। अब यहां मैं क्या लिखूंगा? यहां ये hyperblast. इट इज द फ्यूचर एंडोडर्म। हम बता चुके हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसी हाइपोब्लास्ट लेयर को वो सेल्स डिस्प्लेस करके एंडोडर्म बनाते हैं। तो एंडोडर्म अंदर और स्प्लैंक्नोप्लियरिक मेसोडर्म बाहर। सो हियर इनर वन इज एंडोडर्म एंड मेसोडर्म इज आउटर। तो मेसोडर्मिक लेयर outer side and endodermic layer inner side, right? अभी कह चुका हूं कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरियन मैमल्स में ये वेल डेवलप्ड होगा। इट इज मेनली डाइजेस्टिव इन फंक्शन एंड एक्ट्स एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट। वेल डेवलप्ड इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स, प्रोटोथीरियन मैमल्स, मेनली डाइजेस्टिव इन फंक्शन and acts as an extra embryonic gut. बट किन में? जिनमें ये वेल डेवलप्ड होगा, दैट इज रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोटोथीरियन मैमल्स. It also absorbs the dissolved yolk and passes it to the developing embryo. But humans में ये vestigial होता है. जिनमें वेल डेवलप्ड हो उनमें ये डाइजेस्टिव फंक्शन और इट एक्ट्स एज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट. जो एग में योक होती है प्रोटोथीरियन मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, उस योक को बाद में डिसॉल्व होना है. डिसॉल्व योक को ये स्टोर करेगा एंड पासेस दैट न्यूट्रिटिव डिसॉल्व योक टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. बट इन केस ऑफ ह्यूमन देयर इज वेस्टिजियल. हाँ, ह्यूमंस भी एक काम कर सकता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ. it results in the formation of blood cells, right? Then comes the third one, that is chorion. Last one is the allantois. Chorion. Third one is chorion. Chorion, right? तो ये वाला जो था, this was yolk sac. ये हम पहले ही बता चुके हैं. तो where is this chorion? आप लिखेंगे it is the outermost fold of somatoplear and surrounds the embryo. Outermost fold. Fold of somatoplear. Outermost fold of somatoplear. हमने क्या लिखा था? Innermost fold of somatoplear. यहां पर outermost fold of somatoplear, right? That is this. ये इसमें इतना सा आएगा. ये रहा हमारा कोरियन. Outermost fold of somatoplear मतलब अंदर होगा somatoplearic mesoderm एंड बाहर होगा cytotrophoblast layer. ओके, हाँ जी. कोरियन का काम क्या है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोटोथीरियन मैमल्स में ये एलेंटॉइस के साथ मिलके एलेंटोकोरियनिक प्लेसेंटा बनाएगा, राइट? तो इन केस ऑफ reptiles, birds and prototherian mammals, it acts as a I will write here. In reptiles,
birds. Prototherian mammals बोले तो egg laying mammals. Prototherian mammals. What it does, it acts as the extra embryonic lungs and help in gaseous exchange. Acts as extra embryonic lungs and helps in gas exchange. Right. But in primate mammals, including humans, it only takes part in the formation of placenta. In primates में humans भी आते हैं, including humans. Takes part in the formation of placenta. Placenta formation. Okay. Chorion हो गया. Then the last one is yolk sac. It forms placenta. Right. So chorion in case of humans and other primates results in the formation of placenta. Humans में आपको पता होगा chorionic placenta होता है. बाकी eutherian mammals में, excluding humans, उनमें placenta होता है allantochorionic. Allantochorionic बोले तो placenta is contributed by the allantois. But in case of humans, there is no participation of allantois in the formation of placenta. Only chorionic placenta of formation occurs in case of humans. बाकी reptiles, birds and prototherian mammals में ये क्या काम करेगा? I have already discussed that. The last one is allantois. Allantois यहां पर नहीं बनेगा. Allantois extra embryonic mesoderm से नहीं बनेगा. But this allantois will be formed as an out pocket of gut. Allantois from the hind gut of the embryo. It develops from hind gut of the embryo as an outpocketing. As an outpocket. बाहर की तरफ थोड़ा सा pouch निकलेगा. That pouch is none other than allantois. It is well developed in amniotes with polylysical eggs. मतलब it is well developed in reptiles, birds and prototherian mammals. Reptiles, birds and prototherian mammals means egg-laying mammals. It is well developed in these. It is well developed in them. And it stores the nitrogenous wastes and acts as an extra embryonic kidney. It acts as an extra embryonic kidney in these reptiles, birds and prototherian mammals. मतलब excretion का काम करेगा इनमें. But in most of the eutherians, it combines with chorion and results in the forming of placenta. Reduced in human beings. Human beings में बहुत ही reduced होता है. Prototherian mammals, birds और reptiles में ये काम करेगा as an extra embryonic kidney. लेकिन humans के अलावा कुछ और भी eutherian mammals हैं, true mammals हैं, but not humans. उनमें ये मदद करेगा for the formation of placenta, which is known as allantochorionic placenta, right? तो placenta क्या है? मैंने आपको chorionic, allantochorionic placenta बताया. Placenta की एक अलग कहानी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी. We'll study about placenta, the types of placenta in our forthcoming lectures. फिलहाल ये 4 extra embryonic membranes थे, इनके बारे में
बताना मैंने बहुत जरूरी समझा, बिकॉज इससे बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये कहानी थी पूरी गैस्ट्रुलेशन की। गैस्ट्रुलेशन में एक बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कन्वर्ट हुआ into a ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क. It occurs with the formation of primitive streak in the epiblast layer. Then invagination of epiblast cell occurs through this primitive streak. Hyperblast is replaced. Some cells of the epiblast result in the formation of endoderm first, then mesoderm, and remaining cells of the epiblast result in the formation of ectoderm. हाँ जी, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनेगा, कहां से बनेगा? I've already discussed that. The extra embryonic mesoderm splits, forms the extra embryonic coelom and two layers of mesodermal extra embryonic mesodermal tissue, that is somatoplear and splanchnoplayer. आपने देखा somatoplear और splanchnoplayer बाकी लेयर्स के साथ मिलके कैसे amnion, yolk sac और chorion बनाता है. हाँ, allantois develops as an outpouching in the hindgut of embryo. It was all about gastrulation. तो इसके साथ हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पार्ट का इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा. देन हमने ग्लास्ट्रुलेशन पढ़ा, एम्ब्रियोनिक डिस्क, बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कैसे बनेगा. आज के वीडियो में हमने गैस्ट्रुलेशन पढ़ा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा. बट अगर आप गैस्ट्रुलेशन से पहले की चीजें समझना चाहते हैं, फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस, and you'll get the notifications of those interesting videos on human reproduction and other topics as well. आज के लिए इतना ही. इजाजत दीजिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए से इंटरेस्टिंग से भी टॉपिक के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड गुड.